Hello students, this is Dr. V. S. K. Reddy and you are watching YouTube channel Concepts of Physics. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इस चैप्टर में का फर्स्ट टॉपिक जो भी है फैराडेज लॉ एंड लेंज लॉ। इस टॉपिक के ऊपर इस वीडियो में हम 10 मिड लेवल के एमसीक्यूज सॉल्व करेंगे। इसके पहले के वीडियो में इसी टॉपिक के ऊपर हमने बेसिक लेवल के क्वेश्चंस को सॉल्व किए थे। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट अस स्टार्ट वन बाय वन। First question. A coil has 2000 turns and area of 70 centimeters square. The magnetic field perpendicular to the plane of the coil is 0.3 Weber per meter square and takes 0.1 second to rotate through 180 degree. The value of the induced EMF will be. Okay, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। देखिए यहाँ पे एरिया दिया है उस कॉइल का, कितने टर्न्स है 2000 टर्न्स है, और मैग्नेटिक फील्ड भी दिया है जो कि इनिशियली वो परपेंडिकुलर है उस कॉइल को, ओके, प्लेन ऑफ द कॉइल को, और उस रीजन में जो भी मैग्नेटिक फील्ड है उसकी वैल्यू दिया है यानी बी की वैल्यू 0.3 वेबर पर मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे इतने टाइम इंटरवल में उस कॉइल का यहाँ पे रोटेशन हो रहा है, कितना डिग्री हो रहा है 180 डिग्री। ओके, सो यहाँ पे हमें इंड्यूस ईएमएफ की वैल्यू फाइंड आउट करना है। बहुत इजी है। तो इंड्यूस ईएमएफ जो भी होता है इट इज इक्वल्स टू माइनस डी फाई बाय डी टी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अब देखिए टाइम इंटरवल तो दे दिया, अब फ्लक्स उस कॉइल को जो लिंक फ्लक्स होगा वो किसकी वजह से चेंज हो रहा है। ओके, तो फ्लक्स जो भी होता है ये तीन चीजों के ऊपर डिपेंड होता है। द फर्स्ट वन इज अ एरिया, सेकंड वन इज अ मैग्नेटिक फील्ड एंड थर्ड वन इज अ एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। ओके, सो थीटा के ऊपर, बी के ऊपर और ए के ऊपर फ्लक्स डिपेंड होता है अगर एक टर्न की बात करते हैं तो। अगर नंबर ऑफ टर्न्स n है तो यहाँ पे n को हम ऐड कर देंगे। सो टोटल फ्लक्स लिंक विद दिस कॉइल इज इक्वल टू दिस वन। लेकिन इसमें जो भी थीटा है वो चेंज हो रहा है, n a b कांस्टेंट है, इसलिए सिर्फ थीटा चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टाइम। तो यहाँ पे इस फॉर्मूले को थोड़ा मॉडिफाई कर सकते हैं। इट इज इक्वल टू डी डी टी ऑफ n a b cos थीटा। अब टाइम के साथ कौन चेंज हो रहा है, सिर्फ cos थीटा की वैल्यू चेंज होगा क्योंकि थीटा चेंज हो रहा है। तो एन ए बी कॉन्स्टेंट है तो एन ए बी को हम बाहर निकाल लेते हैं। सो एन ए बी cos थीटा। ओके, सो यहां पे हम लिख सकते हैं cos ऑफ थीटा फाइनल माइनस cos ऑफ थीटा इनिशियल अपॉन टाइम इंटरवल कितना है dt है। तो सभी वैल्यूज यहां पे हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। ओके, n की वैल्यू कितना है 2000 इनटू a इज अ 70 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो उसको ऐसा यूनिट में कन्वर्ट कर लेंगे। 70 इंटू 10⁻⁻⁴ हो गया। b की वैल्यू दिया है 0.3 जो कि ऑलरेडी ऐसा यूनिट में है। ओके, मल्टीप्लाइड बाय cos ऑफ थीटा। अब यहाँ पे cos ऑफ थीटा f यानी फाइनल एंगल कितना आ रहा है 180 डिग्री। सो cos ऑफ 180 डिग्री माइनस cos ऑफ इनिशियल एंगल कितना था 0 डिग्री, सो 0 डिग्री। पूरे इसको टाइम कितना दिया है 0.1 सेकंड में चेंज हो रहा है, 0.1 सेकंड। ओके, तो अब यहाँ पे cos ऑफ 180 की वैल्यू होता है -1। ओके, cos ऑफ 0 की वैल्यू होता है 1, तो -1 इंटू -1 होगा -2। ये माइनस जो भी है यहाँ पे भी माइनस आना चाहिए इसका। ओके, माइनस माइनस बिकम अ प्लस। जब हम पूरी वैल्यूज को सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू जो भी आएगा इट इज इक्वल टू 84 वोल्ट। सो करेक्ट ऑप्शन जो भी है ऑप्शन बी इज अ करेक्ट वन। सबसे पहले फ्लक्स उस कॉइल का जो भी लिंक है वो किसकी वजह से चेंज हो रहा है ये हमें आइडेंटिफाई करते आना चाहिए। ये किस किस के ऊपर डिपेंड होता है, ये एरिया के ऊपर डिपेंड होगा, उसके बाद बी के ऊपर डिपेंड होगा दैट इज द मैग्नेटिक फील्ड और एंगल। ये तीनों पैरामीटर में से कौन सा पैरामीटर चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टाइम
वो हमें आइडेंटिफाई करना है, बाकी को कॉमन निकाल लेना है। ओके, नेक्स्ट वन। A north pole of a bar magnet is moved swiftly downward towards a closed coil, and then second time it is rise upward slowly. The magnitude and the direction of the induced currents in the two cases will be okay. So यहाँ पे सिचुएशन कुछ इस तरीके का है, यहाँ पे एक कॉइल दिया है। ओके, सो अब ये जो भी मैग्नेट है, मान के चलिए दिस वन इज अ नॉर्थ पोल एंड दिस वन इज अ साउथ पोल। ओके, अब यहाँ पे दो अलग सिचुएशन में इस मैग्नेट को हम कॉइल की तरफ मूव कर रहे हैं। तो फर्स्ट वन स्विफ्टली डाउनवर्ड, सेकंड केस में स्लोली अपवर्ड। ओके, तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट सिचुएशन में इस मैग्नेट बार मैग्नेट को नॉर्थ पोल नीचे रख के हम पास में ला रहे इस कॉइल के। अब जब पास में लाएंगे तो क्या होगा? ओके, जब इसको हम पास में लाएंगे तो जो भी फ्लक्स है लिंक्ड विद दिस कॉइल इट गेट चेंजेस। अगर चेंज हो रहा है तो ईएमएफ इंड्यूस होगा, ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी। ओके, तो फ्लक्स चेंज कर रहे इस मैग्नेट को मूव करके फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट इन दिस डायरेक्शन। लेकिन जब मूव कर रहे हैं फर्स्ट केस में तो टाइम इंटरवल जो है वो कम रख रहे हैं, उसको फास्ट मूव कर रहे हैं। ओके, अब हमने फैराडेज लॉ ऑलरेडी स्टडी किया है। तो जब हम नॉर्थ पोल को फेस इस साइड रख के कॉइल की तरफ इसको मूव करेंगे टुवर्ड्स द कॉइल, देन इसमें जो भी ईएमएफ इंड्यूस होगा ओके इस कॉइल में, उसका डायरेक्शन कैसा होगा? इट इज ना एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्यों बेटा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन? सो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये मूव होगा। क्यों? क्योंकि जो भी ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है इसकी वजह से दिस कॉइल एक्ट एज अ स्मॉल मैग्नेट, और इस डायरेक्शन में वो नॉर्थ पोल क्रिएट करेगा और इस डायरेक्शन में वो साउथ पोल क्रिएट करेगा। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए जिसकी वजह से यहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, उस जिसके वजह से ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है उसको वो अपोज करना चाहता है, इसलिए नॉर्थ पोल इस डायरेक्शन में आएगा। अगर नॉर्थ पोल ऊपर के डायरेक्शन में आता है तो यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट इंड्यूस ईएमएफ मूव होना चाहिए, या इंड्यूस करंट भी उसी तरीके से मूव होगा। ओके, अब ये हो गया फर्स्ट केस। अब सेकंड केस में जब हम इसी मैग्नेट को ऊपर की तरफ मूव कर रहे हैं लेकिन स्लोली मूव कर रहे हैं, ओके, तो उस वक्त dt की वैल्यू जो भी होगा वो मैक्सिमम होगा, लार्ज होगा। ओके, अब ये जब मूव करना चाहते हो ऊपर तो उस वक्त इसमें जो भी ईएमएफ इंड्यूस होगा कुछ इस तरीके का होगा कि इस डायरेक्शन में साउथ और इस डायरेक्शन में नॉर्थ क्रिएट होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि अब जब वो दूर जा रहा है तो उसको दूर नहीं जाने देता ये कॉइल। इसमें जो भी ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है ओके वो कुछ इस तरीके का होगा कि वो उसको अट्रैक्ट करना चाहेगा। मीन्स अल्टीमेटली ऊपर के डायरेक्शन में साउथ पोल और नीचे के डायरेक्शन में नॉर्थ पोल। अगर ऊपर के डायरेक्शन में साउथ पोल ये मैग्नेट के इंड्यूस ईएमएफ की वजह से क्रिएट हो रहा है तो यहाँ पे वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव होगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ओके, लेकिन हमें इतना तो पता चल गया कि जब हम इस नॉर्थ पोल को पास में ला रहे हैं तो इस डायरेक्शन में कॉइल में नॉर्थ पोल क्रिएट हो रहा है, जब इसको दूर लेके जा रहे हैं मैग्नेट को तो इसमें साउथ पोल क्रिएट हो रहा है। इतना तो हमें पता चल चुका है। अब दोनों सिचुएशन में अगर आप ध्यान से देखेंगे टाइम इंटरवल, तो फर्स्ट केस में टाइम इंटरवल की वैल्यू कम है। अगर टाइम इंटरवल की वैल्यू कम है तो इंड्यूस ईएमएफ की वैल्यू बढ़ेगा, इंड्यूस ईएमएफ बढ़ता है तो इंड्यूस करंट भी बढ़ेगा। ओके, और सेकंड केस में जब इसको हम ऊपर लेके जा रहे हैं तो उस वक्त स्लोली ऊपर लेके जा रहे हैं तो टाइम पीरियड की वैल्यू वहां पे यानी जो भी टाइम लग रहा है उसको शिफ्ट करने में उसकी वैल्यू ज्यादा होगा। अगर उसकी वैल्यू ज्यादा है तो इंड्यूस ईएमएफ की वैल्यू कम होना चाहिए, इंड्यूस करंट की भी वैल्यू कम होना चाहिए। ओके, तो इसी डिस्कशन को मद्देनजर रखते हुए यहाँ पे क्या होगा? देखिए, लो वैल्यू क्लॉकवाइज नहीं होगा, हायर वैल्यू होगा। हायर वैल्यू क्लॉकवाइज नहीं, क्लॉकवाइज नहीं, एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए। हायर वैल्यू एंटी क्लॉकवाइज फर्स्ट केस में। देखिए, फर्स्ट केस में ये एंटी क्लॉकवाइज मूव हो रहा था और टाइम पीरियड कम होने की वजह से हायर वैल्यू था, और लो वैल्यूज सेकंड केस में
clockwise. So this option is the correct one. Option D is a correct one. Okay. Next, two different loops are concentric and lie in the same plane. The current in the outer loop is clockwise and increasing with time. The induced current in the inner loop then is, क्या वो clockwise होगा, zero होगा, counter clockwise होगा, in a direction that depends on the ratio of the loop radii. ओके, ये कुछ मैटर नहीं करता, ये तो गलत है. ओके, सो इसमें से क्या होगा, जीरो भी नहीं होगा. ओके, क्लॉकवाइज होके कि काउंटर क्लॉकवाइज होगा यानी एंटी क्लॉकवाइज होगा. तो सिचुएशन को सबसे पहले हम यहाँ पे समझते हैं. यहाँ पे सिचुएशन ऐसे है कि दो सर्कुलर कॉइल्स है, उनके सेंटर सेम है. इतनी इंफॉर्मेशन यहाँ पे दिया है. ओके, जो भी आउटर रिंग है, इस आउटर रिंग में करंट हम फ्लो कर रहे हैं. द करंट इन द आउटर लूप इज क्लॉकवाइज एंड इंक्रीजिंग विथ टाइम. ओके, सो इसमें क्लॉकवाइज है और विथ रिस्पेक्ट टाइम करंट की वैल्यू बढ़ रहा है, करंट की वैल्यू बढ़ रहा है. अब इसकी वजह से क्या होगा, जब आउटर रिंग की बात करते हैं जिसमें से करंट फ्लो हो रहा है और विथ रिस्पेक्ट टाइम वो बढ़ रहा है, तो डेफिनेटली यहाँ पे दिस लूप एक्ट एज अ स्मॉल मैग्नेट और इसका जो भी साउथ पोल होगा वो आपकी तरफ होगा और नॉर्थ पोल जो भी होगा परपेंडिकुलर, ओके, इनवर्ड होगा. ओके, ये तो आउटवर्ड लूप के बारे में. अब इस मैग्नेट की वजह से फ्लक्स चेंज होगा उसके सराउंडिंग में और अंदर एक दूसरा रिंग है जिसका रेडियस कम है. ओके, अब जो भी फ्लक्स लिंक विद दैट इनर रिंग होगा वो चेंज हो रहा है. ओके, तो इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा. इसमें जो भी ईएमएफ इंड्यूस होगा वो कुछ इस तरीके का होगा. जो भी चेंज हो रहा है फ्लक्स, ओके, उसको वो अपोज करना चाहता है. यानी जो भी ईएमएफ इस केस में इंड्यूस होगा इनर लूप में वो अपोज करना चाहता है. इसलिए इसमें ऐसे इस तरीके की वो करंट इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस होगा जो कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव होना चाहिए. और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब मूव होगा तो इसका नॉर्थ पोल आपकी तरफ रहेगा परपेंडिकुलर टू प्लेन और साउथ पोल इनसाइड रहेगा, क्योंकि इसके वजह से जो भी चेंज हो रहा है वो अपोज करना चाहता है. इसलिए सो करेक्ट आंसर जो भी है इसका ऑप्शन सी इज अ करेक्ट वन. अगर ये क्लॉकवाइज है तो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाना चाहिए, मींस काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन. नेक्स्ट वन, a metallic ring connected to a rod oscillate freely like a pendulum. Okay, so यहाँ पे एक मेटालिक रिंग है, ये कनेक्ट किया गया इस रिजिड सपोर्ट को और ये फ्रीली ऑसिलेट हो रहा है. मान के चलते कि इसका टाइम पीरियड है कैपिटल टी. नाउ इफ नाउ अ मैग्नेटिक फील्ड is applied in horizontal direction so that the pendulum now swing through the field. The pendulum will, okay, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. सबसे पहले सिचुएशन को अच्छी तरह से समझिएगा. यहाँ पे एक मेटालिक रिंग है, ओके, जो कि पेंडुलम की तरह ऑसिलेट हो रहा है. अब इसके ऑसिलेशन को थोड़ा इमेजिन कीजिए. वो किस प्लेन में ऑसिलेट हो रहा है, वर्टिकल प्लेन में. ओके, हमने मैग्नेटिक फील्ड कहां पे अप्लाई किया है, किस डायरेक्शन में अप्लाई किया है, इन दिस डायरेक्शन, मींस इट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन. ओके, अब इन दोनों को यहां पे ध्यान में रखते हुए देखिए क्या होगा. जैसे हमने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया तो मैग्नेटिक फील्ड जो भी अप्लाई कर रहे हैं ना, तो इस कॉइल को वो कैसा है, इट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ दिस रिंग, मींस इसका जो भी एरिया वेक्टर होगा और मैग्नेटिक फील्ड होगा ये डायरेक्शन सेम होंगे. मैं रिपीट कर रहा हूं, इसका जो भी प्लेन है ये वर्टिकल प्लेन में है. मैग्नेटिक फील्ड हम अप्लाई कर रहे हैं ऐसे. अगर इसका एरिया वेक्टर निकालता हूं तो एरिया वेक्टर कुछ इस तरीके का होगा और मैग्नेटिक फील्ड भी इस डायरेक्शन में या आउटवर्ड डायरेक्शन में है. इनवर्ड डायरेक्शन में यहाँ पे दिखाया है, इनवर्ड डायरेक्शन में. तो यहाँ पे जो भी एंगल बन रहा है in between area vector and magnetic field, it is either 0 degree या 180 degree, no doubt. Okay, अब इसके वजह से क्या होता है, जब हम मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई करेंगे तो इस कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस होगा, ईएमएफ की वैल्यू इंड्यूस होगा. अब जैसे ही ईएमएफ की वैल्यू इंड्यूस होगा
जैसे ईएमएफ की वैल्यू इंड्यूस होगा तो क्या होगा, जो भी ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है इस कॉइल में वो चेंज को अपोज करना चाहता है। ओके, तो देयरफॉर ये खुद का मैग्नेटिक पोल क्रिएट करेंगे, नॉर्थ पोल और डायरेक्शन नॉर्थ यानी साउथ, ओके, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। और इसकी वजह से ये कंटिन्यूसली मोशन में आ रहा है। ओके, मैग्नेटिक फील्ड हम सिर्फ इस रीजन में अप्लाई किया है, पूरे रीजन में नहीं है। तो जैसे ही वो पास में आएगा तो अपोज करना चाहेगा, और आते वक्त फिर मैग्नेटिक फील्ड की वजह से वो उसका मोशन को अपोज कर रहा है। तो ऐसे करते करते इस रिंग पेंडुलम का जो टाइम पीरियड है वो धीरे धीरे, सॉरी, जो भी एम्पलीट्यूड है, एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन, इट गोज ऑन डिक्रीजेस और फाइनली इट विल स्टॉप। क्यों? क्योंकि हर सिचुएशन में वहां पे अपोज हो रहा है। अगर अपोज हो रहा है तो कुछ देर बाद रुकेगा। नो डाउट सबसे पहले टाइम पीरियड की वैल्यू बढ़ना चाहिए, लेकिन कंटिन्यूसली वो ऑसिलेट रहेगा क्या? नहीं। द आंसर इज दैट टाइम पीरियड की वैल्यू सबसे पहले वो बढ़ेगा, यानी स्लोली ऑसिलेट होगा क्योंकि अपोज हो रहा है, लेकिन फाइनली वो रुक जाएगा, लाइक दिस वन। ओके, सो इस केस में ऑप्शन क्या है देखिए, उस पेंडुलम के बारे में बात किया जब हमने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया। कीप ऑसिलेटिंग विद द ओल्ड टाइम पीरियड, ये नहीं हो सकता। कीप ऑसिलेटिंग विद द स्मॉलर टाइम पीरियड, अब वो ऑसिलेशन थोड़ी फास्ट होगा भैया, वहां पे तो होगा ही नहीं। कीप ऑसिलेटिंग विद लार्जर टाइम पीरियड उसका कुछ देर के लिए बढ़ेगा, लेकिन ऑसिलेट होते नहीं रहेगा, वो रुक जाना चाहिए। द कम टू रेस्ट वेरी सुन। द ऑप्शन डी इज करेक्ट वन। ऑप्शन डी कैसा है यहाँ पे? करेक्ट होगा। नेक्स्ट वन, अब इसी में मैं एक काउंटर क्वेश्चन आपको पूछना चाहता हूं। अगर पूरे रीजन में हमने यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड एक पर्टिकुलर रीजन में अप्लाई किया, अगर पूरे रीजन में मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते तो क्या होता? थोड़ा सोचिए, क्या उसका ऑसिलेशन कंटिन्यू रहता कि वो रुक जाता? कमेंट में आप दे सकते हो आंसर, क्योंकि आंसर डिफरेंट आएगा, नो डाउट। क्योंकि जब पूरे रीजन में हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड जो अप्लाई कर रहे हैं वो कांस्टेंट है, इसका एरिया भी कांस्टेंट है ना, तो वहां पे एंगल चेंज हो रहा है। अब भैया एंगल चेंज नहीं हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं हो रहा है, ओके, और एरिया चेंज नहीं हो रहा है, तो फ्लक्स चेंज होगा क्या? इसका आंसर आप कमेंट्स पे दे सकते हो। नेक्स्ट वन, a coil of a coil of 100 tons and area 5 square centimeter is placed in a magnetic field B is equals to 0.2 Tesla. The normal to the plane of the coil makes an angle 60 degree. Okay. With the direction of the magnetic field, the magnetic flux link with the coil is, बहुत ही easy question है। ओके, तो मैग्नेटिक फ्लक्स जो भी होता है इट इज इक्वल्स टू एन ए बी कॉस थीटा। अब देखिए, नॉर्मल टू द प्लेन, नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द कॉइल मेक्स एन एंगल 60 डिग्री, मीन्स इस केस में थीटा की वैल्यू 60 डिग्री आ जाएगा। अगर प्लेन ऑफ द कॉइल मेक्स एन एंगल 60 डिग्री होता, प्लेन ऑफ द कॉइल, सिर्फ प्लेन परपेंडिकुलर टू प्लेन नहीं, प्लेन ऑफ द कॉइल मेक्स एन एंगल 60 डिग्री होता, तो उस केस में थीटा की वैल्यू ये 30 डिग्री आना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी परपेंडिकुलर टू नॉर्मल बोला है, यानी नॉर्मल टू द प्लेन बोला है, और नॉर्मल ने कितना एंगल किया है? 60 डिग्री। सो इस केस में थीटा की वैल्यू 60 डिग्री आ जाएगा। बी की वैल्यू दिया है, ए की वैल्यू दिया है और एन दिया है। फ्लक्स फाइंड आउट करना है, बहुत इजी है। हाँ, फ्लक्स की एन की वैल्यू कितना है? 100 इंटू एरिया कितना है? 5 स्क्वायर सेंटीमीटर, यानी 5 इंटू 10⁻⁻⁴ होगा जब हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे। और बी की वैल्यू 0.2 टेस्ला दिया है, मल्टीप्लाइड बाय कॉस थीटा, कॉस ऑफ 60, कॉस ऑफ 60 कितना होता है? 1/2 होता है। ओके, जब हम इसको सॉल्व करेंगे, ओके, तो ये तो 1/2 हो गया, 10, ओके, ये 10 हो जाएगा, ये कैंसल आउट हो जाएगा पूरा। ओके, तो उसके बाद 5 इंटू 10⁻⁻3, ओके, वेबर आना चाहिए। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट वन। बहुत इजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कॉइल ऑफ 40 ओम रेजिस्टेंस
has 100 turns and radius 6 millimeter is connected to ammeter of resistance of 160 ohm. ओके, उस कॉइल को एमीटर जोड़ दिया तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया बेटा? यहाँ पे कॉइल का जो भी है वो 40 ओम है और गैल्वामीटर का जो भी है या एमीटर का जो भी है इट इज अ 160 ओम। तो टोटल रेजिस्टेंस जो भी होगा सर्किट का इट शुड बी इक्वल्स टू आर की वैल्यू इस केस में होना चाहिए 40 प्लस 160 इज इक्वल्स टू 200 ओम। Coil is placed perpendicular to the magnetic field. Coil is placed perpendicular to the magnetic field. Okay. तो कॉइल अगर परपेंडिकुलर है तो एरिया वेक्टर कितना होना चाहिए? 0 डिग्री होना चाहिए। तो इस केस में थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। When the coil is taken out of the field, ओके बाहर निकाल लेते हैं 32 माइक्रोकूलम चार्ज यानी क्यू की वैल्यू दिया है विच इज इक्वल टू 32 माइक्रोकूलम flows through it. The intensity of magnetic field will be, so B की वैल्यू क्वेश्चन मार्क कितना होगा? ओके तो यहां पे जो भी फॉर्मूला हमें यूज करना है हमें यूज करना है चार्ज का। ओके तो इंड्यूस चार्ज इज इक्वल्स टू डी फाई अपॉन आर, ये फॉर्मूला में यूज करना है। ओके क्योंकि इंड्यूस चार्ज जो भी होता है इट इज नॉट डिपेंड्स ऑन टाइम और ऑलरेडी हमने लास्ट प्रॉब्लम्स में इसके पहले के वीडियो में ये फॉर्मूला को पूरे एक्सप्लेन किया था। सो Q इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन आर। अब डी क्यू जो भी है फ्लक्स किसकी वजह से चेंज हो रहा है? तो यहाँ पे फ्लक्स जो भी होता है ये 3 पैरामीटर्स के ऊपर डिपेंड होता है। ओके सो एक मैग्नेटिक फील्ड कितना चेंज हो रहा है, एंगल कितना है और एरिया कितना है। ओके सो इस फॉर्मूले को अगर हम लिखते हैं तो Q इज इक्वल टू ओके सो डी क्यू को हम लिख सकते हैं एन ए बी कॉस थीटा। लेकिन इस केस में चेंज क्या हो रहा है? तो इस केस में आपने अगर देखा होगा तो इस केस में चेंज क्या हो रहा है? इस केस में मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है। पहले मैग्नेटिक फील्ड कितना था? ओके पहले बी था, उसको हमने हटा दिया उस रीजन से, तो बाद में कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। सो देयरफॉर हियर एन ए dB कंसिडर करेंगे चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड इनटू cos थीटा अपॉन r। ओके सो दिस इज इक्वल्स टू n की वैल्यू कितना है? 100 है इनटू एरिया कितना होगा? उसका रेडियस दिया 6 मिलीमीटर तो एरिया होगा पाई r स्क्वायर। तो r की वैल्यू कितना है? 6 इंटू 10⁻³ का पूरा स्क्वायर होगा यहाँ पे। ओके पाई r स्क्वायर। ओके तो चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड कितना है पता नहीं है, फाइनल मैग्नेटिक फील्ड कितना है? 0। इनिशियल मैग्नेटिक फील्ड कितना कंसीडर करेंगे? बी। ओके इनिशियल मैग्नेटिक फील्ड बी कंसीडर करेंगे। फाइनल मैग्नेटिक फील्ड हमने निकाल दिया उस रीजन से तो फाइनल मैग्नेटिक फील्ड 0 हो जाएगा इनटू कॉस ऑफ 0 की वैल्यू कितना आएगा? 1 अपॉन टोटल रेजिस्टेंस कितना है? 60 ओम प्लस 160 प्लस 40 इज इक्वल टू 200 ओम। ओके और Q की वैल्यू दिया है विच इज इक्वल टू 32 इंटू 10⁻⁻6 माइक्रोकूलम में दिया था। सो देयरफॉर 32 इंटू 10⁻⁻6। अब सभी वैल्यूज हमने सब्स्टिट्यूट कर दिए। ओके सो ब्रैकेट की वैल्यू जो भी आएगा वो माइनस भी आएगा। ऑलरेडी चार्ज जो भी लेते हैं ये माइनस में आना चाहिए तो यहाँ पे माइनस यहाँ पे माइनस। ओके जब हम पूरे इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद जो भी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आएगा इट शुड बी इक्वल टू 0.565। ओके टेस्ला इतना आना चाहिए, मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट करके देखा है। ओके सो टाइम बचाने के लिए डायरेक्ट वैल्यू लिख रहा हूं, बी की वैल्यू इतना आता है जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट वन, 0.566 दिया है उन्होंने, तो इतना आंसर उसका आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, in a diagram shown if a bar magnet is moved along the common axis of two single turn coils A and B in a direction of arrow। ओके तो इस मैग्नेट को हम मूव कर रहे हैं तो यहाँ पे 2 रिंग्स है A और B। द करंट इन द इंड्यूस करंट इज इंड्यूस ओनली इन A नॉट B। ऐसा तो नहीं होगा क्योंकि जब इस मैग्नेट को हम मूव कर रहे हैं ओके तो
मैग्नेट का नॉर्थ पोल इससे दूर जा रहा है, तो इसमें साउथ पोल इस डायरेक्शन में क्रिएट होना चाहिए मैग्नेट कॉइल का, और नॉर्थ पोल इस डायरेक्शन में, साउथ एंड नॉर्थ, क्योंकि ये दूर जा रहा है। अगर साउथ इस साइड डायरेक्शन में है तो इसमें कौन सा करंट फ्लो होगा? इट इज इन अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ओके, अब इसकी बात करते हैं। अब साउथ पोल इस पास में आ रहा है, तो इस डायरेक्शन में साउथ पोल क्रिएट होगा, और अपोजिट डायरेक्शन में कौन सा होगा? नॉर्थ पोल क्रिएट होगा। तो इस डायरेक्शन में अगर अगर इस साइड से देखता हूं तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और इस साइड से देखता हूं तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अगर दोनों को हम इस साइड से देखते हैं तो इसमें एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा, और इसमें साउथ क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ओके, तो करंट इन द इंड्यूस ओनली इन ए, दोनों में करंट फ्लो होता है, तो इसलिए ये ऑप्शन गलत है। द इंड्यूस करंट इन ए एंड बी आर इन द सेम डायरेक्शन, भैया सेम नहीं होगा। अगर यहाँ पे साउथ पोल और यहाँ पे नॉर्थ पोल होता तो दोनों का करंट का डायरेक्शन एक ही डायरेक्शन में, अगर देखते हम किसी भी, यहां से देखो या उधर से देखो, तो एक ही डायरेक्शन में दिखता। लेकिन यहाँ पे दोनों में जो भी करंट फ्लो हो रहा है वो अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है। ओके, करंट इज इंड्यूस ओनली इन बी, नॉट इन ए। ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। द इंड्यूस करंट्स इन ए एंड बी आर इन अपोजिट डायरेक्शन। ऑप्शन डी इज करेक्ट वन। A magnet is dropped down an infinitely long vertical copper tube. बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। The magnet moves with continuously increasing velocity and ultimately acquired a constant terminal velocity. The magnet moves with continuously decreasing velocity and ultimately comes to rest. The magnet moves with continuously increasing velocity but constant acceleration. The magnet moves with continuously increasing velocity and acceleration. Okay, दोनों इंक्रीज हो रहे लास्ट केस में। क्या होता है इसमें, क्या होगा? ओके, द सिचुएशन इज लाइक दिस वन। यहां पे मैं थोड़ा इसको चुन के इधर शिफ्ट करता हूं। ओके, अब देखिए यहां पे एक ट्यूब दिया गया जो कि कॉपर का है। अब मैग्नेट इज ड्रॉप डाउन इन इन्फिनिटली लॉन्ग वर्टिकल कॉपर ट्यूब। ओके, तो इसका जो भी डायमेंशन होगा वो बहुत ही लॉन्ग है, जिसका लेंथ इनफाइनाइट कंसिडर करेंगे, और इसमें से यहां से हम एक मैग्नेट को ड्रॉप कर रहे हैं। एक मैग्नेट को हमने यहां से ड्रॉप कर रहे हैं। क्या होगा? ओके, अब देखिए जैसे हम यहाँ पे मैग्नेट को ड्रॉप करेंगे, तो इस कॉपर ट्यूब के हर रीजन में इस मैग्नेट की वजह से जो भी फ्लक्स एसोसिएट होगा वो कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है। यहाँ पे फ्लक्स की वैल्यू डिफरेंट रहेगा, यहाँ पे फ्लक्स की वैल्यू डिफरेंट रहेगा। ओके, हर जगह पे फ्लक्स की वैल्यू डिफरेंट रहेगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू डिफरेंट है। लेकिन अगर ये मोशन में है, अगर हम एक ही पॉइंट पे देखते हैं, तो जब ये मैग्नेट यहाँ पे था तो फ्लक्स की वैल्यू कम था, लेकिन जैसे जैसे ये नीचे आ रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू बढ़ने की वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स इस पॉइंट पे बढ़ते जाएगा। मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। अब मैग्नेटिक फ्लक्स अगर बढ़ रहा है और वो ट्यूब है, मेटल ट्यूब है, तो वहां पे ईएमएफ इंड्यूस होगा, वहां पे एक करंट प्रोड्यूस होगा, दैट इज कॉल्ड एज एन ईडी करंट, जो कि उसके कॉज को अपोज करेगा। मींस इस ट्यूब में ईडी करंट ऐसे प्रोड्यूस होगा हर रीजन में, जो कि उसके कॉज को अपोज कर रहा है। अब वो कॉज को अगर अपोज कर रहा है तो डेफिनेटली उसके ऊपर एक अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स क्रिएट करेगा। जो फोर्स उसके मोशन को, उसका मोशन जो भी हो रहा है उसको वो अपोज कर रहा है, मींस अल्टीमेटली उसकी वेलोसिटी की वैल्यू कम कम करते जाएगा। ओके, अब यहाँ पे सबसे पहले मान के चलिए कि ईडी करंट प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, ये नॉन मेटेलिक ट्यूब है, तो ऐसे केस में अगर किसी मैग्नेट को यहां से छोड़ते तो मैग्नेट सीधे नीचे आना चाहिए। नीचे क्यों आएगा? नीचे उस मैग्नेट के ऊपर एक फोर्स एक्ट हो रहा है, दैट फोर्स इज अ ग्रेविटेशनल फोर्स। तो उस ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से वो नीचे आना चाहता है। ओके, अब अगर हम मेटल ट्यूब कंसीडर करते हैं तो एडी करंट इज प्रोड्यूस हो रहा है, एडी करंट उसको अपोज कर रहा है और उसके ऊपर एक रिटार्डिंग फोर्स क्रिएट कर रहा है अपोजिट डायरेक्शन में। ओके, अपोजिट डायरेक्शन में क्यों? क्योंकि उसके मोशन की वजह से वहां पे ईडी करंट प्रोड्यूस हो रहे हैं, और वो ईडी करंट जो भी प्रोड्यूस हो रहा है उसके कॉस को ही अपोज करते हैं, मींस अल्टीमेटली इसके मोशन को अपोज करेंगे। तो अब इनिशियली क्या होगा कि इसकी वेलोसिटी बढ़ते जाएगा। जैसे जैसे इसकी वेलोसिटी बढ़ रहा है
वैसे वैसे उस ट्यूब के रीजन में जो भी एरिया है पर्टिकुलर, ओके, हर रीजन में, तो उसकी वेलोसिटी बढ़ने के कारण मैग्नेटिक फ्लक्स की जो भी वैल्यू है, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, उसकी वैल्यू बढ़ते जाएगा। तो मैग्नेटिक जो भी फ्लक्स चेंज हो रहा है, ओके, उसकी वजह से जो भी एडी करंट प्रोड्यूस होगा उसकी वैल्यू बढ़ेगा, तो वो अपोजिशन और बढ़ाएगा। तो अल्टीमेटली जैसे जैसे वो नीचे आएगा उसकी वेलोसिटी कुछ हद तक बढ़ेगा स्टार्टिंग में, ओके। जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ रहा है तो ईडी करंट प्रोड्यूस जो भी हो रहा है वो भी बढ़ रहा है, तो रिटार्डेशन बढ़ेगा। रिटार्डेशन मीन्स अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स उसके ऊपर बढ़ेगा। तो एक सिचुएशन ऐसा आएगा कि अपवर्ड डायरेक्शन में जो भी फोर्स है और डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो भी ग्रेविटेशन फोर्स है, इन दोनों की वैल्यू सेम होगा जब वो यहां तक आ जाएगा। ऐसा कंसिडर करके चलते हैं मैग्नेट, ओके। सो अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स और नीचे के डायरेक्शन में फोर्स, इन दोनों की वैल्यू क्या हो रहा है, सेम हो रहा है। ये जो भी है ये रिटार्डेशन है ड्यू टू द ईडी करंट, और ये ग्रेविटेशनल फोर्स है। अब दोनों का वैल्यू अगर सेम होता है, दोनों की वैल्यू का सेम होता है, तो नेट एक्सेलरेशन जो भी हो जाएगा उसका जीरो हो जाएगा, क्योंकि जितना ग्रेविटेशनल फोर्स या ग्रेविटी उसको नीचे खींच रहा है, उतना ही ईडी करंट की वजह से अपोजिट डायरेक्शन में उसके ऊपर रिटार्डेशन फोर्स एक्ट हो रहा है। तो जब दोनों फोर्सेस बैलेंस हो जाएंगे तो नेट एक्सेलरेशन जो भी होगा इट इज इक्वल टू जीरो। अब नेट एक्सेलरेशन जीरो है तो यहां से यहां तक उस मैग्नेट ने जो भी वेलोसिटी एक्वायर किया था, ओके, यहां से लेके यहां तक तो उसका एक्सेलरेशन हुआ है। तो यहाँ पे वेलोसिटी कम था, यहाँ पे वेलोसिटी बढ़ते बढ़ते एक फाइनल वेलोसिटी उसको मिल चुका है। अब इस जगह से उसका एक्सेलरेशन जीरो होगा, मींस वो कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे आते रहेगा। उस जगह पे एक्सेलरेशन जीरो हुआ है, उसकी वेलोसिटी जीरो नहीं हुआ है। एक्सेलरेशन क्यों जीरो हुआ है, क्योंकि उसका जो भी वेट है अब वो अपोज हो रहा है ड्यू टू दिस रिटार्डिंग फोर्स, ओके, जो कि ईडी करंट की वजह से हो रहा है। तो इन दोनों की वैल्यू जब सेम आ जाएगा तो उसके ऊपर एक्स्ट्रा कोई फोर्स एक्ट नहीं हो रहा है। अगर फोर्स नहीं तो एक्सेलरेशन नहीं, इसलिए वो उस कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे आते रहेगा। अब उस कांस्टेंट वेलोसिटी को ही हम टर्मिनल वेलोसिटी कहेंगे। अब देखिए, द मैग्नेट मूव्स विथ कॉन्टिन्यूसली इंक्रीजिंग वेलोसिटी, यहां से यहां तक वेलोसिटी कंटिन्यूसली बढ़ रहा था, अल्टीमेटली एक्वायर्ड अ कांस्टेंट वेलोसिटी, टर्मिनल वेलोसिटी, ओके, और इस वेलोसिटी से वो नीचे आएगा। सेकंड ऑप्शन क्या था वो भी हम देखते हैं। द मैग्नेट मूव्स विथ कंटिन्यूसली डिक्रीजिंग वेलोसिटी, डिक्रीज तो नहीं होगा, एंड अल्टीमेटली बिकम अ रेस्ट, ऐसा कभी नहीं होगा, तो ये ऑप्शन गलत है। द मैग्नेट मूव्स विथ कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग वेलोसिटी बट कांस्टेंट एक्सेलरेशन, भैया उसका वेट और रिटार्डेशन ये दोनों बैलेंस हो रहे, तो ये ऑप्शन भी नहीं। द मैग्नेट मूव्स विथ कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, ये भी सही नहीं है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट वन। ये भी इसी के रिलेटेड क्वेश्चन है। व्हेन अ बार मैग्नेट फॉल्स थ्रू अ लॉन्ग hollow मेटल सिलेंडर फिक्स विद इट्स एक्सिस वर्टिकल, द फाइनल एक्सेलरेशन ऑफ द मैग्नेट विल बी, हमने देखा था कुछ हद तक उसकी वेलोसिटी बढ़ा, लेकिन उसकी वजह से उसके बाद वहां पे रिटार्डेशन और उसका वेट की बैलेंस हो गया, उसके बाद वो कांस्टेंट टर्मिनल वेलोसिटी से नीचे आया। बाद में फाइनल एक्सेलरेशन कितना होगा उसका, जीरो होगा, तो इक्वल टू जीरो, ऑप्शन ए इज करेक्ट वन। लास्ट क्वेश्चन, इन अ मैग्नेटिक फील्ड of 0.05 Tesla, area of a coil changes from 101 centimeter square to 100 centimeter square without changing the resistance, which is 2 ohm. The amount of charge that flow during this period will be, okay, तो चार्ज फ्लो का फॉर्मूला क्या है, सो इट इज इक्वल टू डी फाई बाय डी टी, ओके। अब dt की वैल्यू यहां पे दिया है क्या, नहीं दिया है। इन अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ, इतना मैग्नेटिक फील्ड दिया है, ओके, एरिया चेंज हो रहा है वो भी ठीक है, विदाउट चेंजिंग द रेजिस्टेंस, ओके। सॉरी, यहां पे फॉर्मूला ही गलत लिख दिया हमने। Q is equals to d phi upon r, okay. The amount of charge that flow during the period is, हमें चार्ज निकालना है, रेजिस्टेंस दिया है d phi। अब d phi चेंज इन फ्लक्स, फ्लक्स की वैल्यू किसकी वजह से चेंज होता है, मैं ऑलरेडी डिस्कस बहुत बार कर चुके हैं। तो फ्लक्स डिपेंड्स ऑन एरिया, मैग्नेटिक फील्ड एंड कॉस थीटा।
अब इस केस में थीटा की वैल्यू उन्होंने नहीं दिया है, ओके, तो थीटा की वैल्यू हम 0 डिग्री कंसीडर करेंगे, तो अल्टीमेटली जो भी फाई होगा इट इज इक्वल टू डिपेंड्स ऑन ए बी। अब फाई किसके ऊपर डिपेंड होगा? एरिया और मैग्नेटिक फील्ड। अब इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है 0.05 टेस्ला, एरिया चेंज हो रहा है, तो अल्टीमेटली यहाँ पे जब डी फाई करते हैं सो बी इंटू एरिया फाइनल माइनस एरिया इनिशियल अपॉन आर। ओके, सो बी की वैल्यू कितना है? 0.05 टेस्ला है, इनटू फाइनल एरिया कितना है? 101 101 इंटू 10⁻⁻⁴ माइनस 100 इनिशियल एरिया इंटू 10⁻⁻⁴ अपॉन आर की वैल्यू कितना है? इट्स अ 2, सो दिस इज इक्वल्स टू, ओके, यहाँ पे 1 बचेगा, तो 0.05 मल्टीप्लाइड बाय 1 इंटू 10⁻⁻⁴ अपॉन 2, ओके, सो दिस इज इक्वल्स टू, ये कितना होना चाहिए? सो दिस इज इक्वल्स टू, ये अगर हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, या 5 इंटू 10⁻⁻⁶ अपॉन 2 लिख सकते हैं, सो दिस इज इक्वल्स टू 2.5 इंटू 10⁻⁻�6, सो चार्ज है तो कूलम में आएगा, so 2.5 माइक्रो कूलम आंसर, so 2.5 into 10⁻⁶ कूलम, ऑप्शन ए इज करेक्ट वन। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे 10 एमसीक्यूज सॉल्व कर लिए। जब हम एमसीक्यूज सॉल्व करते हैं तो उस टॉपिक को समझने में बहुत ही आसान होता है, वो टॉपिक और हमें अच्छी तरह से समझ में आता है। और हमने ये भी देखा कि किस किस टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जा सकते हैं फैराडेज लॉ एंड लेंस लॉ के ऊपर। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।